नमस्ते अनुपम जी। नमस्ते जी, आप बताइए हमें कि किस तरीके से जो राइट टू एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है, 2009 में लागू हुआ है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना और किस तरीके से मतलब ये 2009 में ही क्यों लागू हुआ है राइट टू एजुकेशन? एक्चुअली जो अपना यूनियन ऑफ इंडिया है जी, उसमें जो संविधान है वो मेन है, और संविधान के हिसाब से आपको जो भी कानून बनता है वो संविधान के हिसाब से बनता है। तो राइट टू एजुकेशन जो बना है वो आर्टिकल 21A से बना है जी। और एक्चुअली जो राइट टू एजुकेशन का फुल फॉर्म है फ्री एंड कंपलसरी राइट टू एजुकेशन। तो ये इम्प्लीमेंट बहुत टाइम से होना था मगर नहीं किया ये लोगों ने, और उस पर भी कई फोल्ड्स रखे हैं जानबूझ के, क्योंकि तब तक में वो लोगों ने एक प्राइवेट स्कूल का बड़ा जखीरा खड़ा कर दिया। जो MLA MP और कॉरपोरेटर के फंड से या तो कॉरपोरेटर के आजू बाजू जो लोग हैं उसी को ही उसमें मतलब वो चलाते हैं स्कूलें, और आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूलें सब बंद हो रही है। तो उसका बहुत ही डिमांड आया, इसलिए उसको पार्लियामेंट को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। क्योंकि मैंने पहले बताया जो आप RTE का पहला जो नंबर का क्लॉज पढ़ेंगे तो उसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वो सीधा लिखा हुआ है कि राइट टू हैव द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब मुफ्त और सख्ती का, मतलब बच्चा अगर जाता नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती भी आप स्कूल में दाखिल करें, ये उसका मतलब होता है। कंपलसरी बोले तो कंपल्सन हो जाता है, तो ये हिसाब से करना है। तो बस यही तो मेन है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होना है वो ऐसे ही होना है। एक्चुअली जो आपने देखा होगा जो क्लॉज नंबर 1 है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बता रहा है। तो जो भी फीस लेते हैं वो बाय रूल IPC की जो एक्सटॉर्शन है, फी ली है तो एक्सटॉर्शन में आता है जो नॉन बेलेबल क्राइम है, और अगर फी मांग रहे हैं तो वो अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन में आता है, वो FIR होती है। मगर लोगों को पता नहीं है इसलिए ये सब होता नहीं है। और इसमें एक और बना दिया कि जो फीस तय करेगा, तो ये भी एक गलत बात हुई है। ये गलत बात। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये सरासर ये लोगों को पता नहीं है कि फ़ीस वगैरह ली जाती है लोगों से, लोग इसके ऊपर कहाँ जा सकते हैं, किसके पास में जाएं कंप्लेंट लेकर के जो स्कूल के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो? अगर मैंने पहले बताया कि अगर उसने फीस ली है किसी भी फॉर्म में जी, किसी भी फॉर्म में डोनेशन या फीस के तरीके से किसी भी तरह से उसको पैसा लेना है ही नहीं, तो अगर ली है तो वो एक्सटॉर्शन में जाता है 384 के हिसाब से, IPC के हिसाब से। और अगर अटेम्प्ट है तो 385 के हिसाब से, या आगे पीछे मतलब जो भी, वो इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। तो आप देख लीजिए कि इसमें अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन क्या बैठता है, और एक्सटॉर्शन मतलब फीस ली है तो एक्सटॉर्शन हो जाता है, वो नॉन बेलेबल है। और अगर मांग रहे हैं तो भी एक्सटॉर्शन है, और वो बेलेबल है मगर FIR होती है उसमें। अच्छा, मुझे ये बताइए अनुपम जी, आजकल बच्चों के साथ में उनके पेरेंट्स का भी स्कूल वाले इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू भी उनका लिया जाता है, ये कहाँ तक के सही है? वो कंप्लीट इलीगल है, किसी का भी इंटरव्यू लेना ही नहीं है। ये फ्री एंड कंपलसरी इसीलिए बताया गया है कि किसी का कोई भी प्रकार का इंटरव्यू किसी भी हालत पे लेना नहीं है। अच्छा, मुझे अनुपम जी, ये जो स्कूल में जो आजकल एडमिशन का काफ़ी मुद्दा सामने आया है, स्कूल में जो लोग 1 किलोमीटर के रेंज पे जो स्कूल है या 3 किलोमीटर के रेंज पे स्कूल है, उनका एडमिशन वहाँ पे होता नहीं है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? किस तरीके से स्कूल प्रशासन को एडमिशन बच्चों को लेना चाहिए? रूल ये बताता है कि 3 किलोमीटर के रेडियस पे आपको एडमिशन लेना ही है। बाहर से मैंने कई जगह देखा है कि बाहर से बच्चे आते हैं, लंबे लंबे से बच्चे आते हैं, वो भी इलीगल है। और उसको अगर RTE में आप निकालो, RTI में निकालो, माहिती के अधिकार के हिसाब से निकालो, तो उसको वो बंद करना पड़ेगा। मतलब ये सरासर गलत है, सरासर नियम के खिलाफ है। और जो एडमिशन नहीं हो रहा है बच्चों का, उनको किस तरीके से एडमिशन के लिए प्रोसीजर है, आप जरा बता सकते हैं? या जो लोग जो परेशान है एडमिशन को बच्चे को लेकर के, तो उनके बारे में उनको किस तरीके से एडमिशन लेना चाहिए?
मिलना चाहिए और किस तरीके से उनको प्रोसीजर है, जरा आप बताएंगे इसके बारे में? इसमें जो लोकल ग्रुप है, जो अफेक्टेड ग्रुप है या तो जो एनजीओज है, उसको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो स्कूल है उसमें अगर आरटीआई के जरिए माहिती अधिकार के जरिए उसमें सेक्शन 2J है जिसमें आप फिजिकल इंस्पेक्शन मांग सकते हैं कि भाई आपके वहाँ जो बच्चे हैं वो अगर 3 किलोमीटर की रेडियस से ही आए हुए हैं या ज़्यादा से आए हुए हैं, और 3 किलोमीटर की रेडियस से आए हैं तो 3 किलोमीटर की रेडियस में जो बच्चे हैं उसका क्या, ये पहला सवाल है। तो ये आप उसका फिजिकल इंस्पेक्शन लेंगे और वो डॉक्यूमेंट का आप जेरॉक्स भी ले सकते हैं जी, जो कंप्यूटर में डाटा है उसका भी ले सकते हैं। तो 2J में आप उसका फिजिकल इंस्पेक्शन लेके उसका सेक्शन 4 के अंडर में 17 पॉइंट है, वो आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि आपको क्या क्या आप मांग सकते हैं सब। और ये लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल है तो 48 आवर्स में वो लोगों को जवाब देना है अंडर सेक्शन 7 के अंडर में, आरटीआई माहिती अधिकार के सेक्शन 7 के अंडर में, 7 के अंडर में आपको 48 आवर्स में जवाब देना है। अगर ये 48 में अगर जवाब नहीं देते तो क्या किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? तो आप दो प्रकार है, एक तो आप अपील में जा सकते हैं और जो अधिकारी जवाब नहीं दे रहा है उसको फाइन करवा सकते हैं, मगर वो थोड़ी लंबी है। तो मैंने ऐसा समझा है कि जो आईपीसी की कलम है 166, 167, 217, 218 और 119 उसके हिसाब से एफआईआर भी बन सकता है, मगर माहिती अधिकार के हिसाब से वो प्रोविजन को दबाया गया है कि आप जो माहिती अधिकारी है उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं फाइल कर सकते, मगर आपका राइट भी जब मारा जा रहा है तो आप हाईकोर्ट में भी एफआईआर के लिए या तो ये मासिव स्केल में आपको काम करना पड़ेगा, ये छोटा मुद्दा नहीं है। सब जगह मैं देख रहा हूँ कि ऐसे जो एमएलए एमपीज और कॉर्पोरेटर्स या उसके सगे वाले हैं ये मिलके ये सब जगह कर रहा है, इसमें कोई पार्टी या कुछ भी नहीं है, सब मिलके ये काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए अनुपम जी, आजकल जो स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल है, मराठी स्कूल है, उर्दू स्कूल है, ज़्यादा से मैं देख रहा हूँ इंग्लिश स्कूलें ज़्यादा खुल रही है और मराठी और उर्दू स्कूल कम से कम होती जा रही है, और गवर्नमेंट की स्कूल कम होती जा रही है और प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हो रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? उसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार हमारे सामने मुंबई म्यूनिसिपैलिटी का आया हुआ है, जिसमें वो जानबूझ के प्रैक्टिकली कैसे स्कूल बंद कर रहे हैं उसका पूरा भ्रष्टाचार हमारे सामने आया हुआ, उसका पेपर वर्क हमारे पास है। और उसमें हमने कई लोगों को, मतलब जब सीताराम कुंटे जी थे अपने कॉर्पोरेटर, तभी उसको नोटिस भी मैंने ही दिया था, मगर उसके बाद में हमने इसलिए नहीं किया कि हमने कई एडवोकेट्स वगैरह को मिले और उसने कहा ये तो पार्लियामेंट ने ही गड़बड़ी किया हुआ है। तो मेरा सवाल ये था कि जब ये आरटीई राइट टू एजुकेशन पार्लियामेंट ने इतना, जो आर्टिकल 21 जो भी एक्ट बनता है वो संविधान से बनता है, तो संविधान को ताक में रख के पार्लियामेंट ने कैसे ये नियम पास किया, ये एक्ट कैसे पास किया? तो हमारा टारगेट ये था कि पार्लियामेंट को खड़ी कर दे हाईकोर्ट के सामने, मगर ऐसा जज भी तो होना चाहिए कि जो इतनी, आपने अभी कई किस्से देखे हैं कि जज है वो ये अपना जो ड्यूटी है वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं या तो उसको कहीं खानाफूसी कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए मगर हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है। सरकार सरासर गलत हो रहा है। इसको एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए सरकार को। सर, वो भारत का जो हर एक बच्चा है वो पढ़ेगा तो वर्ल्ड के साथ में कॉम्पीट करेगा। आज आईआईटी है वो हमारा दुनिया, भारत में नंबर 1 पे है टेक्नोलॉजी, मगर दुनिया में कितने नंबर पे है? अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी लेके चलेंगे तो हम कॉम्पीट कब कर पाएंगे? फ्री एजुकेशन स्कूल में, फ्री एजुकेशन जो आरटीई एक्ट में दिया गया है उसका प्रोविजन भी उड़ा दिया गया है, और फीस जो स्कूल में लिया जाता है, फीस के बारे में आपका क्या कहना है? फीस ये सही है जो स्कूल में ली जाती है फीस? मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मनी एक्सटॉर्शन है। अगर फी मांग रहा है तो वो अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन में आता है, अगर ऑलरेडी उसने फीस लिया हुआ है वो इलीगल है और वो एक्सटॉर्शन कंप्लीटेड है। स्कूल मैनेजमेंट ने जो है उन्होंने डिसाइड किया, एक फीस डिसाइड कर देते बिना आदेश के सरकार के, उनकी एक फीस हो जाती है और ये फीस लागू कर देते बच्चों के ऊपर 3000, 2000 मंथली, 6000, 10,000, क्योंकि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये कहाँ तक के सही और कहाँ तक के गलत है? देखिए, ये जो हमारा भारत है वो लोकशाही पद्धति से चलता है और ये बड़ा ट्रस्ट है एक्चुअली।
जी। तो हम जो टैक्स के रूप में पैसे देते हैं, अन्ना हजारे जी बोलते हैं कि हम करीबन 10,000 रुपया अगर हम कमाते हैं तो उसमें से 6,500 रुपया ही हम खर्च कर पाते हैं। 3,500 रुपया हम टैक्स के फॉर्म में देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो उसी से ये सब चीजें चलनी चाहिए, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सब फ्री मिलना चाहिए। मगर ये लोगों का जो MLAs, MPs और जो बन जाते हैं उसको ये बारे में बहुत कम नॉलेज होता है, और वो ये जो अपना संविधान है उसके ऊपर करीबन मैंने देखा है, कई जगह देखा है, मतलब कई एक्ट्स में उसको रिफ्लेक्ट हो रहा है कि उसने जो एक्ट है वही में उसका संविधान का वायोलेशन किया हुआ है। मुझे ये बताइए, जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो सभी स्कूल ने हासिल कर दी है, तो माइनॉरिटी स्कूल को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो प्रशासन जो दे रही है स्कूल में, अब पहले देख रहा था स्कूल की जो RTE के हिसाब से 25% कोटा माइनॉरिटी जो नहीं थी स्कूल उसमें हो रहा था, अभी माइनॉरिटी के स्कूल में हो रहा नहीं है एडमिशन लोगों का। ये दो मुद्दे आपने उठाए उसमें जी। एक तो जो 25% वाला मुद्दा है वो अलग है, और माइनॉरिटी का मुद्दा है वो अलग। 25% गलत है मेरा मानना है। वो तो गलत ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 3 किलोमीटर रेडियस के बच्चों को मिलना चाहिए। अगर स्कूल नहीं है तो प्रशासन को तुरंत ही स्कूल खोलनी चाहिए। अगर फीस अगर स्कूल में नहीं ली जाती बच्चों से तो उनका जो मैनेजमेंट कैसा चलेगा? वो कंप्लीट गवर्नमेंट का दायरे में है, क्योंकि हम टैक्स चुकाते हैं जो 3,500 रुपया। 3,500 मतलब 10,000 में से अगर 10,000 कोई आदमी कमाता है, स्पेंड करता है, तो उसमें से 3,500 रुपया पर हेड जो एक कुटुंब का टैक्स के रूप में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जा रहा है जी। तो उसी में से चलना चाहिए एक्चुअली। मगर ये मैंने पहले ही बताया कि जो एक्ट है उसको जानबूझ के वीक बना के अपना ये धंधा बना। अनुपम जी, जो माइनॉरिटी की जो सर्टिफिकेट जो महाराष्ट्र प्रशासन जो स्कूलों को जो लागू कर रही है मुंबई के अंदर, कहाँ तक के सही है माइनॉरिटी की सर्टिफिकेट जो ली जा रही है स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में, इसके बारे में बताइए। 2009 तक ये माइनॉरिटी स्कूल जैसा करीबन था नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से 3-4 स्कूल ही माइनॉरिटी में थे। और मैंने पहले ही बताया कि ये जो MLA MPs है वो कायदा ऐसे ही बनाते हैं कि खुद का कैसा इस्तेमाल हो जाए। तो उसने ये माइनॉरिटी स्कूल के नाम पे करीबन मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर 3,500 से ज़्यादा स्कूल हो गए। अभी माइनॉरिटी का नियम ऐसा है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, मान लो कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी के हिसाब से एक स्कूल चल रहा है जी, तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के हिसाब से 50% से ज़्यादा उसकी संख्या वो स्कूल में होनी चाहिए, तो वो माइनॉरिटी मानी जाती है जी। तो मैंने यही बात बता रहा था आपको कि जो निरीक्षक हैं, स्कूल निरीक्षक 2 पार्ट में म्यूनिसिपैलिटी के, पर्टिकुलर मुंबई में एक है वो सरकारी स्कूलों के लिए जो BMC चलाती है, और दूसरा एक पार्ट है वो जो प्राइवेट स्कूलें चलती है ना, उसके निरीक्षक अलग, उसका पूरा एक अलग विंग है। ये जाके कुछ मतलब देखते ही नहीं है उसको, उसके दायरे में आता है ये अगर माइनॉरिटी स्कूल है कि नहीं, 50% क्रिश्चियन बच्चे या मुसलमान बच्चे या जो भी हिसाब से माइनॉरिटी का जो स्कूल बना है वो हिसाब से 50% बच्चे हैं या नहीं है, वो देखने की जिम्मेदारी उसकी है। तो इसमें मुझे तो सीधा सीधा वो लोगों का मिलीभगत, और या तो दबाव में काम कर रहे हैं या तो मिलीभगत है या पैसे खा रहे हैं, इसमें तीसरी कोई बात हो ही नहीं सकती है। माइनॉरिटी नहीं है, बच्चे माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट उनके पास में हासिल है, तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार ऑन रिकॉर्ड जो है उसको तो मानना ही पड़ेगा ना आपको जी। मान लो कि नाम मेरा अनुपम है, मगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये मुस्लिम का सर्टिफिकेट है, तो उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, तो फिर आप तो उसको डिनाई तो नहीं कर सकते जो डॉक्यूमेंट है उसको। राइट। तो इसके लिए कहाँ तक के सही है, कहाँ तक के, तो वो एक मतलब एक बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, तो उसमें अंदर जाके उसकी ले सकते हैं, उसका इंटरव्यू लेके, या तो जो भी मैं मान लो कि बताऊं कि मैं मुसलमान हूँ, ऐसा सर्टिफिकेट बताऊं खाली स्कूल में ये करने के लिए, मगर मैं सब हिंदुओं का पालता हूँ, तो ये मुझे मतलब कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन गलत कर रही है। नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसको मतलब लोगों में जागृति होनी चाहिए कि भाई ये माइनॉरिटी स्कूल अगर स्कूल वाले ऐसा प्रोवोक कर रहे हैं कि भाई आपको ये मुसलमान स्कूल है या क्रिश्चियन स्कूल है या तो जो भी माइनॉरिटी के हिसाब से जो दी गई है, तो आपको इस पर कन्वर्जन करके आपको यहाँ एडमिशन लेना है,
जी। तो फिर वो प्रॉब्लम मतलब वो जो 420 बोल सकते हैं आप, Forgery। चीटिंग है, अच्छा। तो वो स्कूल प्रशासन कर रहा है। अगर मैं अपने जरिए कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, ये दोनों अलग दायरे हैं। जो एजुकेशन मिनिस्टर है, महाराष्ट्र एजुकेशन मिनिस्टर और सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर, उनको आप क्या नसीहत देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? वो संविधान का पालन करे और अकॉर्डिंगली एक्ट में परिवर्तन लाए और उसमें पनिशमेंट करे, तो ये सब संस्थाएं सुधर जाएगी। प्रॉपर पनिशमेंट का अगर होगा तो जुडिशरी तुरंत ऑपरेट हो जाएगी। तो ये होना चाहिए। होना चाहिए। आपने इसके खिलाफ मैं सुना आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी एजुकेशन के खिलाफ, अभी आप लड़ ही रहे हो, तो कहाँ कहाँ आपको दिक्कतें आ रही है? हमने वहां तक किया कि भाई जो संविधान है उसके हिसाब से पार्लियामेंट में 2009 की पार्लियामेंट है, उसने सही काम नहीं किया है और एक्ट गलत बनाया है, जो संविधान के हिसाब से बनना चाहिए वो नहीं बनाया है। तो हम एक्चुअली PIL के पीछे ही थे कि PIL करके हम ये करें, मगर हमारे सामने कई जज हमारे कांटेक्ट में है वगैरह हैं, तो वकील तो हमको अच्छे मिल गए, मगर बताया कि कौन जज इतना हिम्मत रखता होगा कि पूरी पार्लियामेंट के लिए ऑर्डर निकाले कि उसने एक्ट गलत पास किया है, तो हम वहां रोके पड़े। अच्छा, तो ये सरासर गलत है। जज को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ रहा है, उनकी नौकरी का सवाल आ रहा है। वैसा तो नहीं बोल सकते, मगर कई जगह जज को आप अच्छे से ये करोगे जी, और जज भी सोचेगा कि भाई मैं कैसे संविधान का रिस्पेक्ट करके अपनी ड्यूटी कर सकता हूँ, तो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक जज ऑर्डर निकालेंगे तो लाखों बच्चों की जो करोड़ों बच्चों की, लाखों नहीं करोड़ों बच्चों की भारत का भविष्य कहीं का कहीं जाएगा। चाहे अगर एक ऑर्डर पे अगर जो अगर पार्लियामेंट को खड़ा करके उसको बोला कि तुमने संविधान का कैसे पालन नहीं किया, उसको हक है वो, अगर वो करेंगे तो बहुत कुछ होगा। धन्यवाद धन्यवाद अनुपम जी।